आम व्यापारी है उसे पता कैसे चलेगा कि उसे ऑडिट कब करवाना है। सेविंग अकाउंट में यूपीआई से पेमेंट लेना कितना खतरनाक हो सकता है। जो बेसिकली टैक्स ऑडिट है और कंपनी ऑडिट है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इस केस में व्यापारियों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। इस केस में व्यापारियों को ऑडिट की लिमिट 2 करोड़ वाली मिल जाती है। टैक्स ऑडिट और कंपनी ऑडिट दोनों की लास्ट डेट क्या रहती है। इश्यूज बार बार आएंगे तो क्या फिर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की ओर जाएंगे या फिर वो कैश ट्रांजेक्शन के। आपको आजकल हर छोटे से छोटा व्यापारी यूपीआई और क्यूआर के माध्यम से अपने अकाउंट में पैसा लेता है। अगर उनके खाते में हर एक पैसा जो आ रहा है अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो क्या उसे टर्नओवर माना जाएगा। अगर कोई व्यापारी ड्यू डेट पे अपना ऑडिट नहीं करवा पाता तो उसके लिए उसे क्या पेनल्टी या जुर्माने का प्रावधान होता है। अगर अकाउंटेंट की गलती से कोई कानूनी गड़बड़ निकलती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, व्यापारी की या सीए की। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है मिस्टर सीए जुगल करतारी, जिन्हें 5 साल से ज़्यादा ऑडिट एश्योरेंस और प्रोफेशनल सर्विस का एक्सपीरियंस है। आज हम बात करेंगे ऑडिट से रिलेटेड उन सारी पॉइंट्स की। हर छोटे बड़े बिजनेसमैन को ये डाउट्स रहते हैं कि अब टैक्स रिलेटेड जो रिपोर्ट्स तैयार करना है, अकाउंट्स फाइनल करना है और वो क्या गलतियां करते हैं, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। तो आज बात करेंगे और जानेंगे ऑडिट से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चन आपके मन में है उसके लिए बात करते हैं सीए जुगल करतारी जी से। जुगल करतारी जी, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए एक्चुअली ये ऑडिट होता क्या है और कराया क्यों जाता है। जी बिल्कुल। ऑडिट जो है, जैसे हम कभी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए, मेडिकल चेकअप कराने के लिए हम लोग जैसे जाते हैं, वैसे ही आपके जो फिनेंशियल चेकअप है वो फिनेंशियल चेकअप करने वाला डॉक्टर होता है आपका सीए, जिसमें आप जो है अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास चेक कराने के लिए आते हैं, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पास चेक कराने के लिए आते हैं। तब आपको पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। जब तक आप ऑडिट नहीं कराएंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे आपके बिजनेस को नुकसान पहुँच रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलती है ऑडिट के बाद कि कहाँ पे आपको टैक्स पटाना था, आपने टैक्स नहीं पटाया, कहाँ पे आपने लेट फीस ज़्यादा पटा दी आपकी गलतियों की वजह से, टाइम पे आप वहाँ पे टैक्स पे नहीं किए तो आपको वहाँ पे लेट फीस लग गई, पेनल्टी लग गई, या कहाँ पे आपका फिनेंशियल लीकेज हो रहा है, जहाँ पे आपका रेवेन्यू लीकेज हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमको जो है वो ऑडिट में जाकर के पता चलती है। तो इसीलिए एक ऑडिट जो है वो आपका एक हेल्थ चेकअप की तरह होता है, आपके फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की तरह होता है। तो एक जो नॉर्मल आम व्यापारी है उसे पता कैसे चलेगा कि उसे ऑडिट कब करवाना है। जो एक आम व्यापारी है उसको ऑडिट कब कराना है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग देखें तो 3 टाइप से बेसिकली हम लोग बिजनेस करते हैं। या तो हम लोग प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, या हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, या हम कंपनी बना करके बिजनेस कर रहे हैं। जनरली लोग इतना ही जानते हैं। तो हर चीज़ के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जैसे हम प्रोप्राइटरशिप में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर चले जाता है तो आपको ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो भी आपके ऊपर जो लिमिट है वो 1 करोड़ की होगी। 1 करोड़ से ऊपर गया तो आपको ऑडिट कंपलसरी है। बट अगर आप कंपनी की बात करें तो कंपनी के केस में जो है वो ऑडिट मैंडेटरी है। वहाँ पे आपको ऑडिट ऐसा नहीं है कि करोड़ों का टर्नओवर देखना है। वहाँ पे अगर आप कंपनी बना रहे हैं तो मैंडेटरली आपको हर साल ऑडिट कराना ही है, चाहे आप 1 रुपया कमाओ, चाहे आप 1 करोड़ रुपया कमाओ। तो ये उस चीज़ों पे डिपेंड करना है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, आप किस तरीके से बिजनेस चला रहे हैं। जो बेसिकली टैक्स ऑडिट है और कंपनी ऑडिट है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जुगल जी, एक रिटर्न में हम लोग सुनते हैं सेक्शन 44 एडी। बेसिकली हम लोग जानना चाहेंगे कि ये सेक्शन 44 एडी क्या है और इसमें छोटे व्यापारी को ऑडिट में छूट कैसे मिलती है। हाँ, अब इसमें ऐसा है, टैक्स ऑडिट जो होता है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से गवर्न होता है। इनकम टैक्स एक्ट ने अपनी एक लिमिट सेट करके रखी है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है। और कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट के थ्रू गवर्न होती है। जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो बोलता है कि आप अगर एक कंपनी बना करके काम कर रहे हो तो कंपनी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो वहाँ आपको मैंडेटरली ऑडिट कराना जरूरी हो जाता है। ओके, यानी कि अगर मेरा टर्नओवर 1 रुपए का भी है तो मुझे ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। बिल्कुल, कंपनी अगर आप बना के काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे 1 रुपए के टर्नओवर भी बनाना जरूरी है। बट यहाँ पे एक बात बताऊंगा कि अब जो नया गवर्नमेंट रूल लाने वाली है, अब गवर्नमेंट उस पर 100 करोड़ की लिमिट लगाने वाली है। यहाँ पे गवर्नमेंट इनकम टैक्स में आपको 1 करोड़ बोलती है और अब कंपनी एक्ट में सीधा 100 करोड़ गवर्नमेंट करने वाली है। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई नहीं है, बट गवर्नमेंट ऐसा करने की सोच रही है। तो अब गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब 100 करोड़ तक की कंपनी को भी ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो ये एक आने वाली चीज़ है जो फ्यूचर में आने के चांसेस बनते हैं।
यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे हम लोग इस चीज़ से फेमिलियर हैं, मतलब एक बिजनेसमैन जो काम कर रहा है वो हमारे पास जब भी आता है तो 44 AD में ITR डाल दो बोल देता है। मतलब इतनी जानकारी एक बेसिक आदमी को भी होती है, एक उसको सेक्शन जरूर पता है 44 AD। तो 44 AD ऐसा बोलता है कि आपको अभी ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, आप एक काम करिए, आप अपने बुक्स प्रिपेयर मत करिए। गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड रेट बना के रखा हुआ है कि अगर आपके अकाउंट में जितने पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट में, करेंट अकाउंट में, उसका 6% आप अपना प्रॉफिट मान लीजिए, और जो पैसे आपके पास कैश में आ रहे हैं अदर देन बैंक में आ रहे हैं, उसका आप 8% अपना प्रॉफिट मान लीजिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट दे रही है कि अगर आप कंप्लाइंस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कंप्लाइंस करने में आपके खर्चे होंगे, आपको CA को फीस देनी पड़ेगी, आपको उसको हर महीने वहाँ पे जा करके अपने बुक्स प्रिपेयर करवाने पड़ेंगे, उसमें वो उसकी फ़ीस लगेगी हर चीज़ की आपको। तो आप वो फीस बचाने के लिए, आपके पास उतना अभी स्टार्टअप है, आपका बिजनेस नया नया है, आप उतना बियर नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, आप बुक्स प्रिपेयर मत करिए, आप एक काम करिए, जितना पैसा आपके बैंक में आया है उसका टोटल करिए, उस टोटल का 6% आप अपना प्रॉफिट मान लो, कम से कम 6% तो आपकी मार्जिन होगी जी। और जो पैसा कैश में आ रहा है अदर देन बैंक में आ रहा है, उसको आप 8% पे मान लीजिए कि उसमें 8% आपने प्रॉफिट कमाया है। उस तरीके से जितना आपका बनेगा उतना हम आपका प्रॉफिट मान देंगे और आप अपना ITR वहां फाइल कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर इस केस में व्यापारियों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है? इस केस में व्यापारियों को ऑडिट की लिमिट 2 करोड़ वाली मिल जाती है। नॉर्मली जैसे हमको 1 करोड़ की लिमिट है कि 1 करोड़ से ऊपर अपना टर्नओवर जा रहा है तो ऑडिट करानी है, यहाँ पे आपको 2 करोड़ की लिमिट मिल जाती है कि अगर आपका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ तक जाता है तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर आपकी टोटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर सब कुछ बैंक से हो रहा है अप टू 95%, मतलब आपका जितना भी खर्चा होता है, चाहे जितना भी आपका रिसिप्ट होती है, सारी चीज़ें आप ऑनलाइन करते हैं, बैंक के थ्रू करते हैं 95% तक, मात्र 5% की गवर्नमेंट ने आपको छूट दे के रखी है, 5% तक आप कैश में काम कर सकते हो। 95% अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू करेंगे तो आपको लिमिट 10 करोड़ की मिल जाएगी। अब आपको 10 करोड़ तक फिर ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। जुगल जी, आपने प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी की बात की थी। सबसे सख्त नियम ऑडिट के कौन से बिजनेस मॉडल में होते हैं? सबसे सख्त नियम अगर मैं बोलूँ तो कंपनी में ही है, क्योंकि कंपनी को गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना करके मॉनिटर करती है। क्योंकि जैसे अभी अपन ने देखा होगा, एक रिसेंट नोटबंदी हुई थी जब गवर्नमेंट ने की थी, उस नोटबंदी का फेल होने का रीज़न हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सीधा सीधा CS के ऊपर लगाया कि आपने पूरी तरह से शेल कंपनीज बना करके मदद की है उनको पूरा फंड्स डाइवर्ट करने में, उस कैश को डाइवर्ट करने में। तो जब से वो काम पकड़ाया, शेल कंपनीज पकड़ानी चालू हुई। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेल कंपनीज बना करके अपने फंड्स डाइवर्ट करते हैं, यहाँ से फंड्स उस तरफ हवाला करते हैं। तो वो सारी चीज़ों में कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि वहाँ पे वो क्या करते हैं, कंपनी बना करके अपने फंड्स का डाइवर्जन कर देते हैं, डायरेक्टर्स बना करके ऐसे लोगों को जो मतलब एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मतलब वो BPL वाले लोग होंगे मान लीजिए आप, और उनको कंपनी डायरेक्टर्स बना करके उनके थ्रू क्या किया जाता है, फंड्स का कन्वर्जन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी के थ्रू की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना के रखे हैं गवर्नमेंट ने। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के रूल्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने आपके कंपनी को लेकर के बनाए गए हैं। क्या हर साल ऑडिट कराना जरूरी है या कुछ खास शर्तें होती है ऑडिट के लिए? ऑडिट कराने के लिए जैसे मैंने बताया अभी भी कि कुछ पैरामीटर्स हैं उस चीज़ के, कि अगर आपका टर्नओवर नॉर्मली 1 करोड़ अपन मान के चलें, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ वाली बातें तो वो डिपेंड करती है चीज़ों के ऊपर, जनरली 1 करोड़ मान के चलें तो उसी को मान के चलते हैं। इस साल अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चला गया है तो आपको इस साल ऑडिट कराना है। अगर आपका 1 करोड़ के नीचे है इस साल टर्नओवर तो आपको आवश्यकता नहीं है ऑडिट कराने की। मतलब फाइनेंशियल अगर मेरे टर्नओवर ज़्यादा है तो मुझे ऑडिट कंपलसरी है, और कम हो गए तो ऑडिट की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबको मतलब मन पे हमेशा डाउट रहती है, लास्ट डेट को लेकर सब में बड़ा कंफ्यूजन होता है, टैक्स ऑडिट और कंपनी ऑडिट दोनों की लास्ट डेट क्या रहती है? लास्ट डेट को लेकर के अभी तक जो था, पिछले साल तक गवर्नमेंट ने ऐसा किया था कि आपके ITRs की डेट जो थी वो 31 जुलाई थी, टैक्स ऑडिट की डेट 30 सितंबर, और जो टैक्स ऑडिट का ITR जाएगा उसकी डेट थी 31 अक्टूबर। ये अभी तक चलती थी। बट इस साल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया कि गवर्नमेंट ने कर दिया कि जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या सैलरी के अलावा कहीं से उनको कैपिटल गेन, शेयर ट्रेडिंग्स वगैरह की इनकम होती है, उसको ITR 1 और ITR 2 बोलते हैं हम लोग टेक्निकल भाषा में। 1 और 2 वालों के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ डेट रखी थी 31 जुलाई। अब उसके अलावा जितने भी लोग बिजनेस करते हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप में करें, पार्टनरशिप में करें, कंपनी के रूप में करें, जितने भी लोग हैं जिनको ऑडिट नहीं कराना है, उनके एक्ट के नियम के हिसाब से, जैसा अभी डिस्कस किया हमने हर किसी का,
तो अगर आपको ऑडिट नहीं कराना है तो आपके लिए डेट कर दी गवर्नमेंट ने 31 अगस्त। ओके। और अगर आपको टैक्स ऑडिट की आवश्यकता पड़ रही है तो आपको ऑडिट कराने की डेट है 30 सितंबर, और जिसका ऑडिट हुआ है उसके आईटीआर की डेट हो जाती है 31 अक्टूबर। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ थोड़ी इस साल से सिंप्लीफाई कर दी कि सब चीज़ें एक साथ न डाल करके उसको महीने महीने में बांट दिया गया कि जुलाई में आपको सिर्फ सैलरीड वालों का काम करना है, अगस्त में आपको सिर्फ नॉन ऑडिट वालों का काम करना है, सितंबर में ऑडिट करना है, और अक्टूबर में उनके आईटीआर डालने हैं। ओके। और कंपनी वालों के लिए फिर आपको दिसंबर तक की डेट मिल जाती है कंपनी ऑडिट करने के लिए कि आपने यहाँ पे उनका ऑडिट करके अब कंपनी की जो फाइलिंग्स करनी है, आरओसी फाइलिंग्स जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके लिए दिसंबर तक का आपके पास समय है। 31 दिसंबर तक आप उनका वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी, अगर कोई व्यापारी ड्यू डेट पे अपना ऑडिट नहीं करवा पाता तो उसके लिए उसे क्या पेनल्टी या जुर्माने का प्रावधान होता है? अभी तक जो नियम इस साल भी चल रहा है इस पे हम लोग देखें तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आप 30 सितंबर जो आपकी लास्ट डेट है उस तक अगर आप अपना ऑडिट रिपोर्ट अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आपका 0.5% ऑफ टर्नओवर और मैक्सिमम 1.5% ऑफ टर्नओवर 1.5% तक आपका जाता है पेनल्टी। और उसमें भी गवर्नमेंट जो है एक और लिमिट है 75,000 की और 1.5 लाख मैक्सिमम की। ओके। ये आपकी मैक्सिमम पेनल्टी आपको लगाई जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट अभी तक बोल रही थी इस साल तक। अब इसमें क्या है ना, अभी तक ये ऑप्शनल है। आज तक गवर्नमेंट ने मुश्किल से 1% लोग होंगे मैं अगर मानूं तो जिनके ऊपर लगाया गया हो आज तक की पेनल्टी। अदरवाइज क्या होता है, 30 सितंबर की ड्यू डेट आपकी निकल भी गई तो आपको पता है आपकी आईटीआर की डेट तो 31 अक्टूबर है, तो 31 अक्टूबर तक भी आप क्या करते हैं, अपनी ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करते रहते हैं और आईटीआर भी अपलोड करते रहते हैं जी। क्योंकि पेनल्टी लगती नहीं है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी तो है नहीं। बट नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो आया है, जो अब नेक्स्ट ईयर से लागू होने वाला है, उसमें गवर्नमेंट ने कर दिया है इसको मैंडेटरी कि अगर आप 30 सितंबर तक अपनी जो है ऑडिट रिपोर्ट अपलोड नहीं कर पाते हैं तो 1 महीने के डिले, यानी अगर आप सितंबर की ड्यू डेट है और आप अक्टूबर तक अपना फाइल नहीं किए हैं तो आपको सीधा 75,000 रुपये की पेनल्टी। ओके। और 1 महीने के ऊपर गए, अक्टूबर के आगे चले गए आप नवंबर, तो सीधा 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी। और ये मैंडेटरी कर दी गवर्नमेंट ने। तो इस साल जितना बचना है हम बच सकते हैं, नेक्स्ट ईयर से तो किसी के बचने की कोई चांस नहीं है। सीधा लेट फीस पेनल्टी गवर्नमेंट ने एकदम स्ट्रिक्ट बोल दी, 1 महीना 75,000, 1 महीने के बाद 1.5 लाख रुपए सीधा दोगे तो ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने देंगे। यानी कि अब लोग बच नहीं सकते, उनको पंचुअल होना पड़ेगा हाँ। अपने ऑडिट्स को लेके। अब नेक्स्ट ईयर से बहुत आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी अपने ऑडिट को लेकर। ऐसा देखा गया जुगल जी कि कुछ व्यापारी जानबूझकर लास्ट डेट में ऑडिट्स के लिए जाते हैं, तो लास्ट डेट में ऑडिट में जाने के से क्या गड़बड़ियों की गुंजाइश बढ़ जाती है या क्या रहता है? बिल्कुल, अगर आप लास्ट डेट पे मेरे पास आएंगे अपने बुक्स लेकर के तो मैं उसको उतना अच्छे से वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा जितना अच्छे से मेरे को उसको करना चाहिए। आप एकदम आज 2 दिन बचे हैं ऑडिट के लिए, 1 दिन बचा है ऑडिट पे, आप अपनी बुक्स लेकर के मेरे पास आएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको चेक करनी होती है एज अ सीए, क्योंकि हमारी भी वहाँ साइन लगनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर भी है कि मैं अगर आपको ऑडिट करके दे रहा हूँ, आप मेरी ऑडिट रिपोर्ट लेकर के कोई टेंडर लगाने जाएंगे, आप वो ऑडिट रिपोर्ट लेकर के बैंक फाइनेंस कराने जाएंगे, आप कहीं भी उस ऑडिट रिपोर्ट के बलबूते पे ही काम लेने जाएंगे जी। तो वहाँ मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। पर क्योंकि टाइम मेरे पास कम है तो हो सकता है मैं वहाँ पे कोई गलतियाँ कर दूँ, मैं वहाँ पे जीएसटी प्रॉपर तरीके से मैच न कर पाऊँ कि आपकी लाइबिलिटी जीएसटी में कुछ और दिख रही है, ऑडिट रिपोर्ट में मैंने कुछ और दिखा दी, इनकम टैक्स कैलकुलेशन मैंने गलत कर दिया, कुछ ऐसे खर्चे थे जो पर्सनल नेचर के थे, मैंने आपके उसको बिजनेस एक्सपेंस मान लिया। तो ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी गलतियाँ हमारी तरफ से भी होने के चांसेस हो जाते हैं जिससे आपकी ऑडिट रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। तो आपका भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है। तो बेटर है कि आप टाइम पे अपने बुक्स लेकर के हमारे पास आएँ, इत्मीनान से हम भी उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर सकें और प्रॉपर तरीके से उसका वेरिफिकेशन करके एक करेक्ट ऑडिट रिपोर्ट आपको दे सके। सरकार हर साल फाइलिंग की ड्यू डेट्स बढ़ाते हैं, तो एक व्यापारी के लिए लास्ट डेट तक ड्यू डेट बढ़ेगा, इसके लिए बैठे रहना कितना खतरनाक हो सकता है? ये उसके लिए सबसे खतरनाक चीज़ है, जो एक माइंडसेट बन चुका है हमारे देश में, क्योंकि हर साल उनको पता है ड्यू डेट बढ़ती है। एक नॉर्मल आदमी को भी आप देखोगे या उसको बोलोगे सर आप आइए अपना आईटीआर फाइल करा लीजिए, डेली हम लोग फॉलोअप लेते हैं, तो वो उसका एक ही मन में रहता है अभी तो ड्यू डेट बढ़ेगी ना सर, अभी तो ड्यू डेट बढ़ेगी ना सर। हमको नहीं पता ड्यू डेट बढ़ेगी, लेकिन उसको पता है, उसके मन में ये है कि नहीं ड्यू डेट बढ़ेगी, गवर्नमेंट हर साल बढ़ाती है तो इस साल भी बढ़ाएगी। बट अगर ड्यू डेट गवर्नमेंट नहीं बढ़ाई
तो उसमें नुकसान किसका होने वाला है? सिर्फ आपका, क्योंकि उसके बाद से पेनल्टी लगनी चालू हो जाएगी। 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, जैसे गवर्नमेंट के नियम बने हुए हैं उसके हिसाब से पेनल्टी लगनी आपके पास चालू हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल, जैसे इस साल गवर्नमेंट ने कोई ड्यू डेट एक्सटेंड ही नहीं किया सैलरी हाँ वालों के लिए। बिल्कुल, जी 31 जुलाई सबको लगा फिर से बढ़ेगा बढ़ेगा, बट गवर्नमेंट क्योंकि ऑलरेडी उसको स्कैटर कर चुकी है। जी। अभी हमने डिस्कस किया कि वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपको ऐसे पूरा एक एक महीना दे चुकी है। तो अब गवर्नमेंट एक्सटेंड नहीं करने वाली है किसी चीज़ की डेडलाइन। आजकल हर छोटे से छोटा व्यापारी यूपीआई और क्यूआर के माध्यम से अपने अकाउंट में पैसा लेता है। तो अगर उनके खाते में हर एक पैसा जो आ रहा है, अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो क्या उसे टर्नओवर माना जाएगा? बिल्कुल, आपके अकाउंट में जो हर एक रुपया आ रहा है, उस हर एक रुपये को गवर्नमेंट आपका टर्नओवर मानती है। अभी रिसेंट हमने कहीं पे एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जितने भी ठेले वाले हैं, गुपचुप ठेले वाले या समोसे या अदर चीज़ों के ठेले वाले, उन सभी ठेले वालों को जीएसटी के नोटिस आए हैं कि आपके अकाउंट में जो पैसे आए हैं, साल भर में आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर चला गया है और आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ओके। और ऐसे ही इनकम टैक्स के कई लोगों को नोटिस आए हैं कि आपके अकाउंट में टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चला गया है और आपने अपना टैक्स ऑडिट नहीं कराया है। जी। तो ऐसे नोटिसेस गवर्नमेंट बहुत इशू कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट का सीधा सा एक ही नियम है, आपके अकाउंट में अगर कोई पैसा आ रहा है वो आपका टर्नओवर है, गवर्नमेंट ये मान के चलती है। अब उसके लिए आपके पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए गवर्नमेंट को प्रूफ करने के लिए। या तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो ऑडिट करवाएंगे तो हम ऑडिट में वो सारी चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके बता पाएंगे कि नहीं, ये जो पैसा आया है ये इसका उधारी का पैसा है, इसने किसी से लोन लिया है, या ये पैसा जो है वो इसके पर्सनल नेचर का है, ये इसकी इनकम नहीं मान सकते हैं आप इसको, या ये जो पैसा है वो इसने किसी पर्पस के लिए किसी से लिया है। ये सारी चीज़ें अपन ऑडिट में डिस्क्लोज कर पाएंगे। बट अगर ऑडिट नहीं भी करा रहे हैं आप, तो भी आपको गवर्नमेंट को रिप्लाई में एक एक चीज़ का देना पड़ेगा, एविडेंस लिख करके कि इतने रुपए जो हैं वो मैंने इस इंसान से उधार लिए हैं, इतने रुपए जो है मैंने इसको इस पर्पस के लिए दिए हैं। सब चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास, एक एक रुपए का आपके पास आंसर होना चाहिए कि ये पैसा क्यों आया है या ये पैसा आपके अकाउंट से इस व्यक्ति को क्यों गया है। ये पूरा आपको गवर्नमेंट रिकॉर्ड मांगेगी आपसे। ये बहुत बड़ी आज की डेट में गवर्नमेंट मुहिम में लगी हुई है इस चीज़ के पीछे। तो अब जो एक सबसे बड़ी दिक्कत जो छोटे व्यापारियों के साथ है, तो जब ये इश्यूज बार बार आएंगे तो क्या फिर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की ओर जाएंगे या फिर वो कैश ट्रांजेक्शन के? आपको क्या लगता है कि क्या होगा फिर इसका? अब जिस हिसाब से गवर्नमेंट नोटिस इशू कर रही है, तो फिर लोग क्या है ना, अब हिचकिचाएंगे यूपीआई। पहले गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया इस चीज़ को कि आप अकाउंट में पैसा लीजिए, यूपीआई लगाइए, यूपीआई को गवर्नमेंट ने इतना प्रमोट किया। बट अब वो यूपीआई जो है वो एक छोटे व्यापारियों के लिए जी का जंजाल बनते जा रहा है। क्योंकि कई लोगों को तो वो जो छोटे ठेले गुमचे वाले तो बहुत अनपढ़ होते, तो उनको ये चीज़ें समझ कैसे आएंगी? बिल्कुल, उनको ये चीज़ समझाना बहुत मुश्किल है। वो आप उनसे पूछेंगे भी कि गवर्नमेंट का आपको नोटिस आया है, आपको उसका रिप्लाई देना है, तो वो बेचारा रिप्लाई भी नहीं दे पाएगा, वो आपको बता ही नहीं पाएगा दिन भर में कौन कौन आके उसके क्यूआर में पैसे डाल के चला गया, वो किस चीज़ का पैसा है। और कई बार एक और बात होती है यहाँ पे, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेटिंग में इन्वॉल्व हैं, और वो अगर आपके क्यूआर में पैसा डाल देते हैं, आपका अकाउंट बैंक जो है वो लीन कर देती है जी। ये एक बहुत बड़ी समस्या जो आज की डेट में बहुत लोग फेस कर रहे हैं। ओके। तो अब उस बेचारे के अकाउंट में किसी ने आके कुछ खाया और पैसा डाल के चला गया, बाद में मालूम पड़ा कि वो बंदा जो है वो किसी बेटिंग के रिलेटेड है, और क्योंकि उससे आपने अपने अकाउंट में पैसा ले लिया तो बैंक ने आपके अकाउंट जो है वो लीन कर दिए। अब इस चीज़ को वो बेचारा कैसे समझेगा कि मेरा अकाउंट क्यों लीन हुआ है, सामने वाले ने गलती की, सामने वाला जो है वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, उसके चक्कर में मेरा अकाउंट गवर्नमेंट बैंक ने जो है वो लीन कर दिया है, मेरा जो अकाउंट है वो बैंक ने ब्लॉक कर दिया है। तो जुगल जी, मतलब ये जो सरकमस्टांसेस है वो तो अभी चल ही रहे होंगे, तो इससे बचने के लिए या इसको प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेज करेगा कोई छोटा व्यापारी? प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करने के लिए सबसे पहले तो सबको ये समझाना पड़ेगा कि आप अपने सेविंग और करंट अकाउंट दोनों को अलग अलग रखिए। आप जो भी क्यूआर अपने वहाँ पे लगा रहे हैं, अपने ठेले में लगा रहे हैं, अपनी दुकान में लगा रहे हैं, वो आपके करंट अकाउंट का होना चाहिए। उसमें बिजनेस के अलावा आप और कोई पैसा नहीं लेंगे। ओके। आपका जो आप काम कर रहे हैं, आप एक दुकान चला रहे हैं, आप एक ठेला चला रहे हैं, तो आपके यहाँ जितने भी लोग दिन भर में कस्टमर आ रहे हैं, सिर्फ उस कस्टमर का पैसा आपके पास आना चाहिए। तो जो आपका करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है, क्योंकि आपको पता है आप और कोई पैसा उस क्यूआर में नहीं लेते हैं, आप उस अकाउंट में अपने बिजनेस के अलावा और कोई रुपया नहीं लेते हैं,
तो वो जितना भी पैसा अकाउंट में आएगा उस पूरे को टर्नओवर माना जाएगा। जी। अब आप साल भर में 20 लाख कमाए, चाहे आप 30 लाख कमाए, कमाई नहीं, जितना आपके अकाउंट में आया बस वही आपका टर्नओवर माना जाएगा। ओके। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट का क्यूआर लगा देते हैं। अब सेविंग अकाउंट में जो दुकानदारी में पैसा दिन भर उनके आ रहा है वो भी चल रहा है, दोस्तों के साथ लेन देन चल रही है, रिश्तेदारों के साथ लेन देन चल रही है, वो भी पैसा उसी अकाउंट में आ रहा है। ऐसा करते करते साल भर बाद पता चलता है उसको, मेरा तो टर्नओवर 50 लाख चला गया है, मेरा जो क्रेडिट है वो 1 करोड़ के ऊपर चला गया है। ओके। अब 50 लाख के ऊपर चला गया तो गवर्नमेंट बोलेगी आपको जीएसटी लेना है, 1 करोड़ के ऊपर चला गया तो गवर्नमेंट बोलेगी आपको ऑडिट करवाना है। तो सबसे बड़ा जो एक इसका सॉल्यूशन है वो यही है कि आप अपने सेविंग और करंट अकाउंट दोनों को अलग अलग रखिए। ये इस चीज़ का एक समाधान हो सकता है। जी। तो जितने भी हमारे छोटे व्यापारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बात एकदम ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो अपना करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों अलग रखिए और बिजनेस के जितने ट्रांजैक्शन है बिल्कुल करंट अकाउंट में ही कीजिए। अच्छा जुगल जी, जैसे कई व्यापारी होते हैं अपने पर्सनल खर्चे जैसे गाड़ी या घर का सामान उसे बिजनेस के खर्चे में लेने पे ऑडिट में क्या दिक्कतें आती हैं? बिल्कुल, अगर आप अपने घर के लिए कोई भी सामान ले रहे हैं, आप उसको बिजनेस का खर्चा दिखाएंगे तो ऑडिट में वो जो अमाउंट है वो डिसअलाउ हो जाता है। ओके। क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है आप, जैसा अभी हमने बोला, करंट अकाउंट में आप अपने बिजनेस का पैसा लीजिए और उसी का जो पैसा है उसको आप सिर्फ बिजनेस के लिए ही खर्चा कीजिए। अब आप उस पैसे से, अपनी कमाई से, आप अपने अगर पर्सनल खर्चे कर रहे हैं, घर का सामान ले रहे हैं, अपने पर्सनल गाड़ी ले रहे हैं, अपने पर्सनल सामान ले रहे हैं और वो भी आप अपने बिजनेस का खर्चा दिखा रहे हैं अपना प्रॉफिट कम करने के लिए कि ये खर्चा दिखाऊंगा मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मेरे को टैक्स कम पे करना पड़ेगा। जी। तो ऑडिट के समय जब ये चीज़ें पकड़ाती हैं तो गवर्नमेंट जो है वो सीधा बोलती है ये आपका बिजनेस का खर्चा नहीं है, हम इसको आपका खर्चा नहीं मानेंगे, पूरा का पूरा 100% गवर्नमेंट उसको डिसअलाउ कर देती है और आपके प्रॉफिट में उसको एड बैक कर देती है। ओके। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर लोन या रिश्तेदारों से लेन देन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी में या किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट ने है ना कुछ सेक्शंस बना के रखे हैं, सेक्शन 185, सेक्शन 186 और सेक्शन 188। इन सेक्शंस में ये लिखा गया है कि अगर आप अपने डायरेक्टर्स से या उनके रिश्तेदारों से किसी से भी अगर आप कोई लोन लेते हैं या कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उनको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स माना जाता है। ओके। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को लेकर के इन 3 सेक्शंस में कुछ कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वो जो ट्रांजेक्शन्स है वो आर्म लेंथ प्राइस पे होने चाहिए। सिंपल सी भाषा में अगर कहें, मतलब अगर आप वो ट्रांजेक्शन किसी एक अनजान व्यक्ति के साथ करते तो वो ट्रांजेक्शन कैसा होता, ऐसा ही ट्रांजेक्शन आपको उसके साथ भी करना है। मतलब अगर मैं आपसे लोन लेता और आप मेरे से मांगते 8% ब्याज, जी। जनरली जो मार्केट में रेट चलता, तो अगर मैं अपने रिश्तेदार से या किसी रिलेटेड पार्टी से लोन ले रहा हूं तो वो ट्रांजेक्शन भी 8% ब्याज पे ही होना चाहिए। तो इसको बोला जाता है आर्म लेंथ प्राइस। तो ये एक जनरल सा एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे नियम और उस सेक्शंस में लिखे गए हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को लेकर के। जी। तो पर कई कंपनियों में ऐसा देखा गया है कि लोग अपने डायरेक्टर से लोन लेते हैं वो भी इंटरेस्ट फ्री, तो उस पे क्या नियम है? कई कंपनियों में ऐसा होता है, जो एक जनरल हमारी प्रैक्टिस है, ऐसा ही करते हैं कि हम लोग डायरेक्टर्स लोन दिखा देते हैं, जो भी पैसा डायरेक्टर के साथ लेन देन चल रहा है हम उसको लोन दिखा देते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी हम लोग वापस नहीं दिखाते हैं। जी। तो उन चीज़ों पे जो है वो फिर वहाँ से गवर्नमेंट की क्वेरी आती है और उन चीज़ों पे फिर गवर्नमेंट आपको एक आर्म लेंथ प्राइस जो मैंने बताया उस हिसाब से गवर्नमेंट आपको फिर बोलेगी आपको इतना % इंटरेस्ट जो है वो उसको पे करना पड़ेगा और उतना अमाउंट आपके प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया जाएगा, क्योंकि उतना आपने जो है वो अपना प्रॉफिट डेविएट करके रखा हुआ था अपने बुक्स में। ओके। तो वहाँ पे ये दिक्कतें आपको आ जाती हैं कि अगर आप उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दिखा करके रखेंगे तो। जुगल जी, अब फेसलेस असेसमेंट और एआई का दौर चल रहा है, डिपार्टमेंट को यूपीआई और बैंक डेटा घर बैठे कैसे पता चल जाता है? गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा एक काम किया है, आपके पैन और आधार को लिंक कर दिया है। जी। अब आपका जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो आपके पैन के थ्रू होगा और गवर्नमेंट आपके पैन से जो है वो सारा डेटा फैच करके आपके AIS TIS में रिफ्लेक्ट कर देती है। ओके। इनकम टैक्स में अभी कुछ साल पहले एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, AIS और TIS, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आपका पैन का पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। जैसे बैंक के थ्रू बैंक की एक SFT फाइलिंग होती है कि अगर आप 2 लाख से ज़्यादा का एक बार में कैश डिपॉजिट करते हैं, साल भर में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं, तो गवर्नमेंट ने बैंक को SFT रिपोर्टिंग के कंप्लाइंस लगा के रखे हैं कि आपको ये सारे ट्रांजैक्शंस प्रॉपर रिपोर्टिंग करने हैं RBI को कि इस बंदे ने आज 2 लाख रुपए बैंक में कैश डिपॉजिट किया है या साल भर में इस
अकाउंट में 10 लाख से ऊपर का कैश का लेन देन हुआ है। ये वहाँ से रिपोर्टिंग होकर के बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को पता चल जाता है। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं अगर कोई, या प्रॉपर्टी सेल करते हैं कोई, वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो आप अपना पैन नंबर मेंशन करेंगे, वहाँ से गवर्नमेंट के पास चला जाएगा डेटा कि आप कौन सा ज़मीन खरीदे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी बेचे हैं। आप शेयर ट्रांजेक्शन्स करते हैं, डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें आप अपना पैन नंबर डालते हैं, वहाँ से गवर्नमेंट के पास डेटा चला जाता है कि आपने साल भर में कितने का शेयर्स का लेन देन किया है, कितना आपने फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग किया है, कितना आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग किया है। ये सारी डिटेल गवर्नमेंट को चली जाती है। आपका बैंक में भी आपका पैन लगा हुआ है तो आपने कितने की एफडी की, आपके एफडी पे साल भर में कितना ब्याज आया, आपके सेविंग अकाउंट में साल भर में कितना ब्याज आया। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट सिर्फ एक जगह से ट्रैक करती है, वो है आपका पैन। और इसीलिए गवर्नमेंट ने आपका पैन हर जगह मैंडेटरी करा दिया और पैन को आधार से लिंक कर दिया। यानी कि अब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करें, गवर्नमेंट के पास उनका पूरा रिकॉर्ड है। बिल्कुल। हमारे पास जैसे ITR के क्लाइंट आता है, पहले जब हमारे पास क्लाइंट आते थे, आएगा अपना बस बैंक स्टेटमेंट लेकर के, ये है मेरा बैंक स्टेटमेंट, इतना मेरा ट्रांजैक्शन है, आप इसका ITR फाइल कर दीजिए। अब उसके सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज आया है वो तो चलो मैं बैंक स्टेटमेंट से पकड़ लूंगा, पर उसकी कहाँ कहाँ एफडी है, कितनी एफडी है, उस एफडी पे कितना ब्याज आया है। शेयर्स का काम वो करता है, म्यूचुअल फंड्स का वो काम करता है, लेकिन वो हमको डिस्क्लोज ही नहीं करेगा मैं ऐसा कुछ काम करता हूँ, वहां से जो कमाई हो रही है वो सब वो बताएगा ही नहीं, क्योंकि हमको तो सिर्फ वो पता है जो सामने वाला बताएगा। सामने वाला सिर्फ एक स्टेटमेंट लेकर के आएगा, उस स्टेटमेंट में जो दिख रहा है आप उसी को इनकम मानेंगे। बाकी जो उसकी चल रही हैं चीज़ें, जो उसकी एफडी हो रही है, उसका ब्याज आ रहा है, जो वहाँ पे शेयर ट्रेडिंग कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो हमको पता ही नहीं है। तो वो इनकम उसकी बच जाती थी, उस पर उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्योंकि सारी चीज़ें लिंक कर दी, अब वो आता है स्टेटमेंट लेकर के, हम उसको सामने से बताते हैं कि सिर्फ ये नहीं, ये भी आपकी इनकम है, आपने इतने का शेयर का लेन देन किया है, आपने ये प्रॉपर्टी बेची है, आपको ये एफडी पे इतना ब्याज आया है, ये भी आपकी इनकम है और इस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अब पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास पहले से है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हर व्यूअर जानना चाहेगा कि आज के टाइम में इनकम टैक्स विभाग सबसे ज़्यादा किस बात को लेकर नोटिस भेजता है? इनकम टैक्स विभाग किस चीज़ को नोटिस भेजता है, ये मैटर ऑफ सर्कमस्टांसेस है, मैं बोलूँगा। इसका एक सिंगल जवाब नहीं हो सकता कि कैसे कैसे नोटिस आपको आ रहे हैं। सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। जैसा अभी भी मैंने बोला कि एक नोटिस आए हुए थे आपको कि आपके अकाउंट में 40 लाख से ऊपर का लेन देन हो गया है, आपने जीएसटी क्यों नहीं लिया है, आपके अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन हो गए हैं, आपने ऑडिट क्यों नहीं करवाया है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के केस होते हैं। आपका जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो कई बार कई चीज़ों के फेक डिडक्शंस ले लेता है। ये भी नोटिस अभी आए हुए थे एक आध साल पहले कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, फेक डिडक्शंस, 80C, 80D, 80G, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस के डिडक्शन मिलते हैं। मेरा कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरा कहीं कोई हेल्थ प्लान नहीं है, LIC नहीं है, कोई ट्यूशन फीस नहीं है, कोई मैंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, कुछ नहीं, पर लेकिन क्योंकि मेरे को पता है ये सब चीज़ का छूट मिलता है, कहीं मेरे को कोई रसीद तो जमा नहीं करनी होती है इनकम टैक्स में, कहीं प्रूफ तो देना नहीं होता है, तो सब चीज़ का वो लोग डिडक्शन ले लेते हैं और जो TDS उनका कटा है वो पूरा पैसा वो रिफंड ले लेते हैं। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, फेक डिडक्शंस लेकर के वहाँ पे अपना ITR कम दिखा कर रिफंड ले लेते हैं। तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट फिर पता करती है, फिर आपसे जवाब मांगती है, आपने जो डिडक्शन लिया है इसका एविडेंस दो। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप जमा करो तो आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज वो डिडक्शन डिसअलाउ होकर के आपके प्रॉफिट में ऐड करके फिर आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने कोई गलती की तो शुरू में तो टैक्स ही देना है, बाद में आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ वो पैसा गवर्नमेंट को वापस करना है। तो दोस्तों प्रॉपर रिटर्न भरिए, सही रिटर्न भरिए। जुगल जी एक बात और जानिए, ये क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होता है, और अगर CA किसी कंपनी को क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दे तो क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं? क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि कंपनी में पूरी ही तरीके से गलत काम हो रहे हैं। क्वालिफाइड रिपोर्ट ये दर्शाती है कि सामने वाले के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सभी रिस्पेक्ट में सही हैं, पर कुछ चीज़ों को लेकर के ऑडिटर को जो है वहाँ पे कुछ आपत्तियाँ हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के वो क्वालिफाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे उसको ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने एक क्वालिफिकेशन डाल दी कि आपके यहाँ का इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है, इंटरनल मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है, आपके यहाँ पे फिनांस डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, जिस वजह से आपका रेवेन्यू लीकेज होता है, आपको टाइम पे वो लोग फाइलिंग करके नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपको लेट फीस और पेनल्टी लगनी पड़ती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिन पे ऑडिटर जो है वो क्वालिफिकेशन देता है, वहाँ पे वो अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ हाईलाइट करके दर्शाता है कि आपके यहाँ पे ये दिक्कतें हैं,
इसके अलावा बाकी सब कुछ अच्छा है आपके यहाँ पे, पर क्योंकि आपके यहाँ ये दिक्कतें हैं तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो क्वालिफाई करना मतलब उस चीज़ को हाईलाइट करना कि ये गलतियाँ आप अगले साल सुधार के रखें, तो अगले साल आपकी रिपोर्ट जो है वो क्वालिफाइड नहीं आकर के अनमॉडिफाइड हो जाएगी। ओके जुगल जी, ऑडिट के सीजन में पैनिक से बचने के लिए व्यापारियों को शुरुआत से कौन सी 3 आदतें अपना के रखनी चाहिए? शुरुआत से 3 आदतें, पहला तो ये है कि आप टाइम पे अपने सीए से कम्युनिकेट करें जी। टाइम पे आप उसको सारा डेटा प्रोवाइड करें। उसके बाद जब भी वो आपको बुलाए कुछ चीज़ों को क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए, कुछ चीज़ें पूछने के लिए कि ये ट्रांजैक्शंस क्यों हुए, कैसे हुए, और उसके बाद आप उसके साथ टाइम लेकर के सारी चीज़ों को फाइनलाइज कराएं। तो आप या तो मंथली उसके पास विजिट करें, आपका अगर व्यापार बड़ा है तो आप मंथली उसके पास विजिट करें, मंथली जा कर के आप अपने बुक्स का फाइनलाइजेशन करवाएं। अगर आपका व्यापार उतना बड़ा नहीं है तो आप क्वार्टरली उसके पास जाएं, और छोटे मोटे व्यापारी एकदम है तो एनुअली उसके पास जाएं, पर जा कर के अपने बुक्स सही तरीके से वहाँ पे टाइमली प्रिपेयर करवाएं ताकि आपके बुक्स में कोई भी गलतियाँ ना हो। अगर अकाउंटेंट की गलती से कोई कानूनी गड़बड़ निकलती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, व्यापारी की या सीए की? अगर हम लॉ के हिसाब से बात करें तो लॉ ये बोलता है सबसे पहला जिम्मेदार व्यक्ति तो वो बिजनेसमैन खुद है। ओके हम जब आईटीआर भी फाइल करते हैं तो उसमें सेल्फ असेसमेंट बोला जाता है। जी। आप अपना आईटीआर डाल रहे हैं, सबको पता है आप अपना आईटीआर खुद नहीं डालेंगे, आप किसी सीए से करवाएंगे, जी। बट वहाँ पे एक वर्ड होता है सेल्फ असेसमेंट। गवर्नमेंट ये मानेगी आईटीआर आपने फाइल किया है। ओके। उस आईटीआर में अगर फेक डिडक्शन है तो वो आपने डाले हैं, उस आईटीआर में अगर कोई भी गलती है तो वो आपने की है, ओके। उसमें सीए की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओके वहीं अगर ऑडिट पे आए तो अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटेंट ने गलती की है तब भी ये माना जाएगा बुक्स प्रिपेयर आपने की है। जी। गवर्नमेंट हर चीज को सेल्फ असेसमेंट मान के चलती है कि वो आप बना रहे हैं, क्योंकि बिजनेस आपका है तो आप कर रहे हैं। उसको ये नहीं पता कि आपके पीछे कौन अकाउंटेंट बैठा है, किसने वो अकाउंटिंग की, किसने वो ऑडिट किया। हाँ, ऑडिट के पर्सपेक्टिव पे आऊँ तो ऑडिट में ऐसा है क्योंकि मेरी साइन वहाँ पे जा रही है, मेरा नाम जा रहा है, मेरा यूडिन जा रहा है, तो वहाँ पे मेरे को लाइबल किया जा सकता है कि हाँ इस व्यक्ति ने इसको सर्टिफाई किया है, इस व्यक्ति ने इसको ऑडिट किया है। पर सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो बिजनेसमैन की होगी। सबसे पहला जो व्यक्ति है वो है बिजनेसमैन खुद। ओके यानी कि व्यापारी को अपने बुक्स प्रॉपर खुद ही मेंटेन करना है, सीए सिर्फ उसे वेरीफाई करेगा कि ये सही है या गलत है। बिल्कुल, अकाउंटेंट आपका अकाउंटिंग करके देगा, सीए उसको वेरीफाई करेगा, पर क्योंकि वो ट्रांजेक्शन आपके हैं, आपने किए हैं, तो आपको पता है ना ये पैसा कहाँ से आया है, क्यों आया है, ये पैसा कहाँ गया है और क्यों गया है। तो गवर्नमेंट भी सबसे पहला जिम्मेदार आपको ठहराएगी। उसके बाद वो पता करेगी आगे जाकर के केस में आपके ऊपर जो स्क्रूटनी होगी तो आपका अकाउंटेंट किसने था, कौन अकाउंटिंग किया, कौन ऑडिट किया, और हर इंसान फिर जाकर के वहाँ अपना अपना जवाब देगा। पर सबसे पहला जवाबदेही आपकी खुद की होगी। अच्छा, कई व्यापारियों को ये बड़ी दिक्कत होती है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं यार हमारा सीए ठीक नहीं है या प्रॉपर सर्विस नहीं देता, तो जैसे कोई व्यापारी है वो अपने लिए अच्छे कंसल्टेंट या अच्छे सीए का सिलेक्शन कैसे करेगा? इसमें एक आंसर ऐसा हो सकता है कि आपको अगर अपना सीए पसंद नहीं आ रहा है, आप बोलते हैं मेरा सीए ऐसा है, मेरा सीए वैसा है, तो वहाँ पे सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जी। आपके हिसाब से आप बोल रहे हैं सीए ठीक नहीं है, सीए के पास जाएंगे तो बोलेगा क्लाइंट ठीक नहीं है। जी। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब वहाँ पे डिसीजन आपको लेना है। अगर मैं आपकी ही बात मान के चलूँ, आप मेरे को बोलते हो मेरा सीए ठीक नहीं है, तो क्यों ठीक नहीं है आप उसका रीज़न बताइए। सबसे पहले तो क्या वो गलतियां कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं? क्या वो आपका टाइम पे काम नहीं करके दे रहा है जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, आपको लेट फीस पे करनी पड़ रही है, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ रही है, या वो आपको टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं करता है? तो अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो फिर ठीक है, हम मान सकते हैं आपका सीए ठीक नहीं है। तो फिर आप एक ऐसे सीए के पास जाइए, उसके साथ बैठिए, बैठ करके पहले उसको अपनी परेशानी समझाइए कि मेरा पुराना सीए जो है उससे मेरे को ये दिक्कतें हैं, अगर आप ये काम मेरे को इस तरीके से करके देंगे, टाइम पे फाइलिंग करके देंगे, मेरा टैक्स मेरे को बचा करके देंगे, वो आपके बिजनेस को समझ पाए। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस सीए के पास जा रहे हैं तो पहले आप उसको अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर समझाइए कि वो आपके बिजनेस के स्ट्रक्चर को कितना अच्छे से समझ पाता है, उसके कंप्लायंसेस को कितना अच्छे से समझ पाता है, तो वो आपकी मदद कर पाएगा। तो आप जा करके उस सीए के साथ पहले अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, फिर ये सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि कितना अच्छे से वो आपकी प्रॉब्लम को समझ पाया, उसने कितना अच्छे से आपको उसका सॉल्यूशन दिया। जी। तब आप उसको सेलेक्ट कीजिए कि हाँ ये बंदा जो है ये एक प्रॉपर सीए है जिसके पास मैं अपने बुक्स दे सकता हूँ। ओके जुगल जी, अगर एक लाइन में जवाब देना हो कि
ऑडिट व्यापारियों के लिए सजा है या बिजनेस को सेफ रखने का कवच? एक शब्द में इसका जवाब दूं तो वो सेफ रखने का कवच है। उसको ये लगता है कि ये मेरे लिए एक सजा है, कि एक ये मेरे लिए एक खर्चा है, पर वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपको बचाने का तरीका है कि कल को आपको अगर कोई भी दिक्कत आई तो वो आपका एक एविडेंस है, आपका एक प्रूफ है, ऑडिट रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये एक सीए ने इसको ऑडिट करके दिया है और इसमें कोई भी गलती नहीं है। जुगल जी, एक जितने हमारे नए बिजनेसमैन हैं, मैं चाहूँगा कि अगर कोई नया बिजनेस चालू कर रहा है तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर कोई भी व्यक्ति नया बिजनेस चालू कर रहा है तो मैं ये आपको सलाह दूंगा कि पहले दिन से ही आप अपने बिजनेस के साथ साथ अपने फाइनेंस को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे करके चलिए। स्टार्टिंग से ही आप एक अपना सीए अपॉइंट करके चलिए, जो शुरुआत से आपको हर एक चीज़ में गाइड करता चलेगा, शुरुआत से लेकर के आपको हर एक पहलू में समझाते चलेगा कि यहाँ पे ये पैसा आपको लगाने से नुकसान हो सकता है, यहाँ पे ये पैसा इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आप अपने बिजनेस को जितना अच्छे से समझते हैं उतना ही एक सीए उस फिनांस को भी अच्छे से समझता है। तो शुरुआत से ही आप एक अच्छा सीए अपॉइंट करिए और उसके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप करके अपने बिजनेस को आगे ले जाइए। युगल जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली। आज मुझे लगता है कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको ऑडिट से लेकर ड्यू डेट्स और पेनल्टी और जो गवर्नमेंट के नए रूल्स हैं उनकी सारी जानकारी मिल गई होगी। और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी आपको ऑडिट या फिर गवर्नमेंट के रूल्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए और बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू, जय हिंद।